All right, so we did question number 1 to 4 in the previous session. Let's start with question number 5 now. So what is question number 5 saying? पहले उसको पढ़ते हैं फिर देखते हैं, ठीक है? चलो. So the data is available on per unit cost, which is the variable y in rupees. इसकी unit है rupees of manufacturing firm over a 20-year period and the index of its input, of its output. So output को measure करने का कोई एक तरीका है जिसको x variable से हमने represent किया है. The following results were obtained. ये results जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं वो हमें मिले थे. So yt is equals to 10.522 minus 0.175 xt plus something xt square. ठीक है. So ये r square की वैल्यू है, ये यहाँ पे TSS वैल्यू है, ये सब दिया हुआ है हमें. ठीक है. So first question that they are asking is interpret the sign of two slope coefficients in the above regression. तो अब इस regression में ये दो coefficients है, एक ये और एक ये. तो इन दो स्लोप कोएफिशिएंट्स के साइंस को हमें इंटरप्रेट करना है कि यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव इनका क्या मीनिंग रहेगा. ठीक है. सो फाइन, लेट्स सी दिस. yt hat is equals to 10.522 minus 0.175 xt plus 0.000895 xt whole square. ठीक है. तो अब इन साइंस का क्या रेलेवेंस होगा यहाँ पे, हम लोग वो किस तरीके से देखेंगे. तो आप एक काम करो. सी यूजुअली हमारे पास अगर एक्स स्क्वायर नहीं होता तो हम लोग क्या करते, नॉर्मली ये बता देते कि इसका नेगेटिव साइन है. व्हाट डज दैट मीन कि ठीक है एक्स टी अगर इंक्रीज होता है तो वाई टी डिक्रीज होता है. बट नाउ यू हैव एक्स टी एंड एक्स टी का ही स्क्वायर टर्म है. ठीक है. तो अगर आप यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकालोगे तो वो क्या होगा, that is going to be minus 0.175 plus 2 times 0.00895 xt, right? ठीक है. तो ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या हो गया, दिस एक्सप्रेशन इज माइनस 0.175. इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.9 17 and then 0.0 times xt, right? ठीक है. So now tell me, what are we supposed to think about this? तो इससे हमें क्या पता चलता है कि what is the sign? So dy by dx जो है वो किस, that is given by this particular expression, right? So dy by dx जो है वो हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है वो नेगेटिव, राइट? अभी दूसरी सिचुएशन में जब आप डी स्क्वायर बाय हैट डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 0.01790, राइट? सो दिस इज ग्रेटर देन 0. व्हाट अबाउट दिस, इसके साथ क्या सिचुएशन है, व्हेन इज दिस ग्रेटर देन 0? तो ये ग्रेटर देन 0, इसको 0 के बराबर रखोगे तो क्या इक्वेशन आती है, एक्स टी की क्या वैल्यू आती है, एक्स टी इज इक्वल्स टू 0.175 डिवाइडेड बाय 0.01790. व्हाट डू यू गेट व्हेन यू डू दिस, क्या मिलेगा हमें, नाइन पॉइंट सेवन सेवन. 9.77. ओके. तो इससे मेरे को क्या पता चलता है कि जब भी मेरी एक्स टी की वैल्यू ग्रेटर देन 9.77 होगी, ये जो dy बाई डी एक्स है ये क्या होगा, दैट विल बी ग्रेटर देन 0, right? And whenever this xt is less than 9.77, my dy by dx is going to be less than 0, right? तो 0 से लेके 9.77 तक तो मेरा फंक्शन क्या है,
डिक्रीजिंग. नेगेटिव साइन ऑफ dy by dx का क्या मतलब हुआ? इट इज डिक्रीजिंग, राइट? And then after that point, once I reach 0, it is increasing. Yes. Yes, ma'am. Right. और ये जो d square y by dx square है, ये क्या बताता है मुझे? कि जो इंक्रीज या डिक्रीज है वो किस रेट से हो रहा है, राइट? तो इसका मतलब मेरा जो फंक्शन है वो एक्चुअली किस तरीके का था, देखो. जब x की वैल्यू 0 है तो सिर्फ मेरा जो फंक्शन वैल्यू क्या ले लेता है? 10.522, right? And then it is decreasing till 9.77. Till 9.77 value of x, it is decreasing, and after that it is increasing, right? And यहाँ पे ये जो इंक्रीज, ये जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, इससे फंक्शन का साइन कैसा होता, इससे फंक्शन का कर्वेचर कैसा होता है? इफ दिस इज पॉजिटिव, व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन इज दिस? कॉनकेव और कॉन्वेक्स? I think you missed 0 in the second line. Okay. Yeah, there was one more 0 here. Sorry, my bad. One more 0 here. So one more 0 here. And then it should be 97.7 in that case, right? Yes or no? तो ये जो अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब फंक्शन क्या है? कॉनकेव कि कॉन्वेक्स? बताओ. Does it mean concavity or convexity? Remember sem 1 mathematics? Upward sloping. नहीं, स्लोप तो नहीं बताता है. कॉन्वेक्स की कॉनकेव, डबल डेरिवेटिव का साइन Convex. कॉन्वेक्स. तो कॉन्वेक्स का मतलब, सो यहाँ पे till this point it is decreasing, and it's decreasing, it could be decreasing in this manner and it could be decreasing in this manner also, but यहाँ पे जो चीजें हमें दी हुई है उसके हिसाब से it is decreasing in this manner and then it's going up. So it's something like this, right? तो इस तरीके का कुछ मेरे पास सिचुएशन रहेगा, समथिंग लाइक दिस. तो डबल डेरिवेटिव मुझे जो रिलेशनशिप है उसमें कर्वेचर बता रहा है. सो ये जो साइन है पॉजिटिव, इसका रेलेवेंस ये है. ये जो साइन है पॉजिटिव, इसका रेलेवेंस ये है कि ये डबल डेरिवेटिव के साइन को पॉजिटिव बताता है. अब ये जो नेगेटिव साइन है हमारे पास, इसका एज सच डायरेक्टली इम्पैक्ट हम ये नहीं बता सकते कि इट इज डिक्रीजिंग या इट इज इंक्रीजिंग, बट हाँ, हमारे पास अलग अलग सिचुएशंस आ जाती हैं जिसमें एक सिचुएशन में वो डिक्रीजिंग हो जाता है, एक में वो इंक्रीजिंग हो जाता है. अगर मान लो इसका साइन पॉजिटिव होता, सपोज इसका साइन पॉजिटिव होता, तो इसका क्या मतलब था? फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग रहता. यस, क्योंकि एक्सटी आउटपुट का कोई इंडेक्स है और वो नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेगा. बट यहाँ पे नेगेटिव साइन के रीजन के वजह से ही इट वाज डिक्रीजिंग फॉर अ सर्टेन इंटरवल एंड देन इट स्टार्टेड इंक्रीजिंग. ठीक है, इज दैट फाइन? So you have to do all of this analysis in this particular section. Can we do that? Yes, ma'am. ठीक है, चलो. So this was part number 1. Let's move on to part number 2. What is part number 2 saying? At what level of output will the average cost function be minimum?
तो ये जो yt फंक्शन है ये क्या है, दिस इज माई कॉस्ट। सो मेरी एवरेज कॉस्ट क्या होगी फिर, मुझे वो बताना है, वो xt की वैल्यू जिसपे एवरेज कॉस्ट मिनिमम होगी मेरी। सो व्हाट शुड आई डू हियर, पार्ट नंबर बी में, व्हाट इज माई एवरेज कॉस्ट, I can divide it by x, then I'll get the average cost. So average cost will be 10.522 divided by x minus 0.175. x था, नीचे x divide करेंगे तो वो cancel हो जाएगा, and then we will have 0.00895 x, right? So you have to find the value of x for which the average cost is minimum. So what you will do is derivative लोगे ac का with respect to x, right? फिर से सेम मिस्टेक, हाँ थैंक यू, ऑलराइट। तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ रहा है, -10.522 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एंड देन प्लस 0.0000895, राइट। और ये मिनिमम कब होगी, जब आपका ये जो डेरिवेटिव है ये इक्वल टू 0 होगा, राइट। सो ये इक्वल टू 0 होगा तो व्हाट डज दैट मीन, that means that 10.522 divided by x square is equals to 0.000895, ठीक है। तो 10.522 divided by 0.000895 is equals to x square. So what is x square, इसको जब आप कैलकुलेट करते हो तो क्या आता है, 10.522 divided by 0.000895, that gives me 11756.4246, right? Okay. Yes, ma'am. And then I have to take a square root now if I have to find the value of x. So x will be square root of this. So what is the square root of this? 108.42. 108.4. So मेरी एवरेज कॉस्ट, नो इश्यूज नो इश्यूज। सो मेरी एवरेज कॉस्ट मिनिमम कब होती है, जब मेरी x की वैल्यू जो है वो क्या हो जाए, 108.4। अगर डेफिनेटली चेक भी करना है कि ये इन इन मतलब फॉर श्योर मिनिमम ही है, तो आप इसका डबल डेरिवेटिव लोगे। जब आप इसका डबल डेरिवेटिव लोगे तो ये चीज गायब हो जाएगी और यहाँ पे -2 इन फ्रंट होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो पूरी टर्म पॉजिटिव रहेगी। तो जब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो आपका जो स्टेशनरी पॉइंट जिसको भी आप बोलते हो वो मैक्सिमम देता है कि मिनिमम देता है, दैट गिव्स यू द मिनिमम वैल्यू इफ योर डबल डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, ठीक है। सो दिस इज हाउ विल बी डूइंग दिस प्रॉब्लम, इज दैट फाइन। So because d square ac divided by dx square is equals to 2 times 10.522 divided by x cube, so which will be greater than 0. So that is going to be indeed the minimum value. डबल डेरिवेटिव का साइन हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है। आर वी ओके विद दिस, चले आगे। चलो वेरी नाइस। सो दिस वाज पार्ट नंबर बी। लेट्स सी पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी क्या बोल रहा है, कंप्यूट एडजस्टेड आर स्क्वायर इन दिस केस and is adjusted r square always less than r square, justify your answer। पहले तो यहाँ पे adjusted r square की वैल्यू निकाल दो, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग जो है आपको ये बताना है कि क्या adjusted r square की वैल्यू हमेशा r square की वैल्यू से कम होती है, ठीक है। तो पहले तो adjusted r square कैसे क्या निकालेंगे, क्या फॉर्मूला होता है adjusted r square का, adjusted r square क्या फॉर्मूला है उसका, what should I do, 1 minus r square times n minus 1 divided by n minus k. This is the formula, right? तो यहाँ पे n जो है वो क्या है वो पता कर लो, k है वो क्या है
और आर स्क्वायर क्या है वो पता कर लो, एंड देन वी कैन ट्राई टू फिगर इट आउट। ठीक है, चलो। सो एन जो है वो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इट्स अ 20 ईयर पीरियड डेटा, सो एन इज 20। ठीक है, उसके बाद के क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ पैरामीटर्स दैट यू हैव टू एस्टिमेट। हाउ मेनी पैरामीटर्स एम आई एस्टिमेटिंग? 3, 1, 2, 3, आई एम एस्टिमेटिंग 3 पैरामीटर्स, सो के वैल्यू इज 3। ठीक है, उसके अलावा आर स्क्वायर वैल्यू इज 0.978, so r square is 0.978, k value is 3, n value is 20. ठीक है, so let's just try to put this in the formula. तो क्या हो जाएगा वो, 1 minus 0.978 times 19 divided by 17, right? तो ये कितना हो गया, 1 minus this is 0.022, है कि नहीं? यस, यस, ठीक है, 19 डिवाइडेड बाय 17। और ठीक है, एक बार ही कैलकुलेट कर लेते हैं, अपना कैलकुलेटर लेके जाना मत भूलना, वरना जो है दीवारें देखनी पड़ जाएंगी, जो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो ये है 1 माइनस, या सो आई एम गेटिंग 975411176। yes, so close to 0.975 you can say। ठीक है, यही आ रहा है आंसर। संपदा इज 0.976 क्लोज, या ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चले आगे, चलो ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि एडजस्टेड आर स्क्वायर वैल्यू क्या हमेशा कम होती है आर स्क्वायर वैल्यू से? इज दैट ऑलवेज लेस देन, इज दैट ऑलवेज लेस देन आर स्क्वायर? सो क्या एडजस्टेड आर स्क्वायर हमेशा आर स्क्वायर से छोटा होगा? तो क्या लगता है आपको, हमेशा छोटा होगा क्या? What do you think? Equal or less than? Absolutely fine. So suppose in a very, very rare case, when r square is exactly equal to 1, तो क्या होगा? r bar square is also equal to 1. So less than जरूरी नहीं है, equal भी हो सकता है in the case when r square is 1. So if r square is 1, both are the same. Second possibility क्या हो सकती है? दूसरी पॉसिबिलिटी यही है ना कि मान लो rarest of the rare case की k value, number of parameters that you have to estimate, let's say if that is 1, मतलब एक ही पैरामीटर एस्टिमेट करने का क्या मतलब रहेगा मेरे पास? There is no intercept. देयर इज ओनली इंटरसेप्ट। लेट्स से आई हैव नो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एट ऑल, फिर तो आर स्क्वायर का कोई पॉइंट ही नहीं बनता, राइट? तो अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस हमारे पास क्या सिचुएशन रहेगी? पहली बात तो हम ये जो एनालिसिस है ये सिर्फ उसी सिचुएशन में करते हैं जहां पे हमारे पास इंटरसेप्ट होता है। जहां पे हमारे पास इंटरसेप्ट नहीं होता वहां तो आर स्क्वायर डजंट इवन मेक सेंस, राइट? वी स्टडीड दैट। तो हाँ, यहाँ पे हम सिर्फ उन्हीं सिचुएशंस की बात कर रहे हैं जहां पे इंटरसेप्ट है। तो जब इंटरसेप्ट होता है और मॉडल अगर आप रन करते हो तो एटलीस्ट के की वैल्यू 2 तो होनी चाहिए ना, कि एक तो इंटरसेप्ट आप रन कर रहे होगे और एक आप अपना कोई और कोएफिशिएंट मेजर कर रहे होगे, तभी तो कोई एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल आएगा, है ना? और अगर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है ही नहीं तो फिर तो मतलब मुद्दा ही खत्म। तो के की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होगी, राइट? यस।
Do we agree to that? So if that is the case, what happens? ये जो n-1 divided by n-k है, that is going to be greater than 1, because we just said that it can't be 1, because then it is just like कि आप average ही निकाल रहे हो, कोई explanatory variable तो है ही नहीं आपके पास. हाँ, तो अगर आप वो चीज भी कंसिडर करना चाहते हो तो आप ये लिख सकते हो इस तरीके से, राइट? तो जब आपके पास कोई एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल नहीं होगा तो आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर एक्चुअली सेम ही होंगे, राइट? आर बी फाइन विद दिस? सो अगर मैंने ये बता दिया कि या तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, फिर उसके केस में मैं क्या कर सकती हूँ? अगर आप इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करोगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1 माइनस आर बार स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस आर स्क्वायर टाइम्स n-1 divided by n-k. And I can say that, okay, 1 minus r bar square divided by 1 minus r square is equals to n-1 divided by n-k. And this term is greater than or equal to 1, right? ये वाली term greater than equal to 1 है. So इसका मतलब ये जो 1 minus r bar square divided by 1 minus r square है, that will also be greater than equal to 1. And what does that tell me? That 1 minus r square r bar square is greater than equal to 1 minus r square. I can cancel 1 from each side. Both sides I have a negative sign. If I multiply by negative, the sign will be flipped. This is the situation that we will have always. And this is what we wanted to show. This is adjusted r square. This is r square, right? So there could be circumstances, situations where both of them are same, but if we just skip that, then it will always be less than or equal to r square. ठीक है? Fine. Clear हो गया ये? Yes. ठीक है, चलो. Very nice. So this was part number C. Part number 4 is not relevant for you. This is regarding testing the variance. So this used to be in your course. पहले आपको थोड़ा सा statistics का portion होता था course में, but अब वैसा नहीं है. So from the point of view of your exams, you can skip these two parts because both are asking you to test for variance being equal to something. So these two parts can be skipped. Fine. चलो, so this was my question number 5. किसी को कोई problem है question number 5 में? चले 6 पे. So ma'am, will it be less than always? हाँ, so हमेशा less than जरूरी नहीं है. There could be situations जहाँ पे वो equal भी हो जाए. So you can say that it will always be less than or equal to r square. तो हमने लेस देन भी दिखा दिया, इक्वल भी दिखा दिया. देयर आर सर्कमस्टांसेस जहां पे ऐसा हो सकता है. ठीक है, जब दो वेरिएबल्स के बीच में परफेक्ट लीनियर. सो इफ इट कम्स इन एज ट्रू एंड फॉल्स, सो आंसर विल बी फॉल्स, दैट इट इज नॉट ऑलवेज लेस देन आर स्क्वायर. इट कैन बी इक्वल ऑल्सो. तो आप फिर इस स्टेटमेंट को फॉल्स बोलोगे. ठीक है ना, अगर ये ट्रू फॉल्स के फॉर्म में आता है तो. फाइन. I could not understand yesterday's session, so can I go? Yesterday's question session has been uploaded. If you go to the past year section na, on the website, first lecture जो uploaded है वो वहीं पे है, तो वो आपको वहां पे मिल जाएगा. ठीक है, चलो. Okay, let's move on to question number 6 now. Let's go. Yes. Let's read the question and let's see what is to be done. So, ma'am, in true and false question, when in true and false questions, when do we justify our answer? In both cases. Justify और आंसर का मतलब ये है कि जो भी आप बोल रहे हो उसके पीछे की एक्सप्लेनेशन देनी है. तो मान लो जैसे ये ट्रू फॉल्स में आ जाता क्वेश्चन कि adjusted r square is always less than r square. तो आप जस्टिफाई करोगे कि भाई ये स्टेटमेंट गलत है. क्यों? क्योंकि
देयर आर सिचुएशंस जहां पे आर स्क्वायर एडजस्टेड आर स्क्वायर के बराबर होता है, एंड आप वो सिचुएशन दिखा दो, जैसे सपोज इफ आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, देन एडजस्टेड आर स्क्वायर इज आल्सो इक्वल टू 1 एंड बोथ ऑफ देम आर इक्वल। तो आपने फॉल्स बोलने का रीजन बता दिया उनको, ठीक है। ओके, एंड डू वी जस्टिफाई व्हेन ट्रू। हाँ, तो फिर ट्रू की भी आपको एक्सप्लेनेशन देनी होती है, क्योंकि वो सिर्फ ट्रू फॉल्स बोलने के आपको नंबर नहीं देंगे। सो हाँ गाइज, किसी को अगर ऐसा लगे कि हाँ बस मैं जय माता दी करके ट्रू फॉल्स लिख दूंगा और फिर नंबर मिल जाएंगे, बिना जस्टिफिकेशन के कोई नंबर नहीं मिलते, ठीक है। सो वॉट एवर यू आर राइटिंग, राइट इट, write the explanation also, otherwise there is no point, ठीक है। हाँ, बट यू शुड अटेम्प्ट इट बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग हियर। और हर चीज लिखने की स्टेप वाइज मार्किंग होगी, तो जो चीजें आपको अच्छे से आती है, जितना भी आता है, पूरा नहीं भी आता है, जितना आपसे हो पा रहा है आप उतना करो, ठीक है। चलो, ओके, लेट्स मूव